Good afternoon, everyone. Welcome back. So let's start with this session on NTA, UGC NET, economics, previous 10 years question papers. So today we are in July 2016 पेपर 3 और इस सेशन को करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अगेन और जहां से हमने शुरुआत किया जहां पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था दैट इज पेपर 2 के 40 क्वेश्चन हम कर चुके थे तो पेपर 2 के ही 41 से मैं अब शुरू करने वाला हूं. Yes. Welcome all of you. Yes, Shivani, Girish, Sandhya, Rudra, Rashmi, Kalyani, Asfa, yes, Manisha, Shubhashmita, Gangotri, everyone. Come on, log in fast quickly and जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए. बहुत सारी नई चीजें करने वाले हैं. Yes, hello Pallavi, hello Madhvi. Yes. Okay. So let's start with this. तो हम लोग वही से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूइंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 बिकॉज मैंने ये बताया था कि एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा टाइम कम पड़ गया था मुझे एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. इसके बाद पेपर 3 का भी हम लोग सीक्वेंस में फॉलो कर लेंगे. ये पार्ट 1 है पेपर 3 का. सो 75 क्वेश्चंस होते हैं तो यहां से हम लोग 35 के करीब आज जाएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम 35 के करीब और करेंगे. राइट. ओके. So this was a question. So let's start with this. देखो, the social cost curve lies above the private cost curve for the producer in case of which of the following. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये याद रखना कि जब ये सोशल कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो कि प्राइवेट कॉस्ट से बड़ा है तो ये बड़ा जो है इसका मतलब है कि कॉस्ट ऊंचा है. राइट. बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं जैसे सप्लाई कर्व हम बनाते हैं. तो अगर सप्लाई कर्व ऐसा है तो सप्लाई में प्राइस यहां पे है, क्वांटिटी सप्लाई यहां पे है. सप्लाई अगर बढ़ती है तो सप्लाई नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगा. तो ये है सप्लाई बढ़ने का. लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली एक्सटर्नलिटी एंड कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट हम लेते हैं ऑन द वाई एक्सिस. राइट. तो अगर मान लीजिए ये प्राइवेट कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट इससे ऊपर दिखेगा तो ये ऐसा सीन होगा. राइट. तो ये ऊपर है. ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंसेस को याद रख लीजिएगा बिकॉज क्वांटिटी सप्लाई इस साइड में है, कॉस्ट वाई एक्सिस पे रखा है तो यानी कि वो बढ़ेगा. अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं. दूसरा पॉइंट जो है कि सोशल कॉस्ट कॉस्ट पे लगा है तो इट इज प्राइवेट कॉस्ट माइनस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगा तो सोशल कॉस्ट ज्यादा होगा. नाउ अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलें तो इट विल बी प्लस एक्सटर्नैलिटी. सो सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट. दिस इज इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या होगा? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में सेम चीज हम वही करेंगे जो मैंने वहां पे फॉलो किया. इट इज माइनस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. सो दिस विल बी private cost minus externality and that is equal to this. So social cost will be less than private cost. तो ये होगा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में. तो एनीवे इसका आंसर जो है वो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. पब्लिक गुड नियर पब्लिक गुड नहीं, बिल्कुल नहीं बनता. एक्सटर्नलिटी के साथ कॉस्ट का रिलेशनशिप ये है. ठीक है. उसी तरीके से जब हम बेनिफिट की बात करेंगे, ये तो अभी कॉस्ट पे आया यानी कि एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑन कॉस्ट. अगर यही चीज बेनिफिट के साथ होती है तो इट विल बी ऑन द, हाँ, इट विल बी ऑन द बेनिफिट साइड, ऑन द सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट में प्लस होगा. राइट. एनीवे विल टॉक अबाउट दैट जैसे क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग. अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, परफॉर्मेंस बजटिंग जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे. सो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग जो है इंडिया में 1968 में आया था. राइट. उसके बाद आई थिंक 2005 में परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग को चेंज करके आउटकम बेस्ड बजटिंग कर दिया गया था. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि सर आउटकम बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है. देखिए, परफॉर्मेंस का मतलब है पहले परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर एलोकेट कर रहे हैं. राइट. सो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब सॉरी, पहले आपने एक्सपेंडिचर लिया फिर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. सो अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग की बात करें तो वहां पे पूरा का पूरा जो फोकस होता था दैट वाज बेसिकली ऑन कि आपका एक्सपेंडिचर आपको मिल गया और उसको आपने कहां 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 खर्चा किया. सो इट इज बेसिकली उसी से आउटले पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था. यहां पे आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर. आउटकम बेस में क्या हुआ कि आपने जिस तरीके से आउटकम किया है, जो टारगेट आपने बनाए हैं, आपने उसको फुलफिल किया है नहीं किया.
सो दैट इज बेसिकली द आउटकम बेस्ड बजटिंग। अभी इंडिया में जितने भी योजनाएं चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मनरेगा से लेके अभी कोविड-19 वाला भी जो चल रहा है, ये सारा का सारा आउटकम बेस्ड बजटिंग है। तो चाहे डबलिंग द फार्मर्स इनकम हो, सारा का सारा इट्स ऑल प्रेजेंटली इन इंडिया में ये आउटकम बेस्ड बजटिंग चल रहा है। सो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग को ही आउटकम बेस्ड बजटिंग बना दिया गया है, एंड विद अ मोर ट्रांसपेरेंसी, ताकि किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेसी, किसी भी तरह का रेड टेपिज्म, बाबूगिरी, ये सब चीजें ना रहे। एनीवे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट एम्फेसिस ओनली ऑन द आउटकम? नहीं, इट इज बेसिकली आउटकम की बात करेंगे तो आउटकम बेस्ड बजटिंग में चले जाएंगे। इट्स एम्फेसिस इज मोर ऑन आउटकम एंड लेस ऑन एक्सपेंडिचर एलोकेशन। सो दिस विल बी द राइट आंसर, बिकॉज कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का ये सूटेबल है इसमें। इट एम्फेसिस इज ऑन द एक्सपेंडिचर एलोकेशन ओनली, नो, ये बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज परफॉर्मेंस बेस्ड में कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस करनी भी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं था, आउटलेस पे ज्यादा फोकस चला गया था। तो जो मैंने आपको बताया वो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन जब ऑन पेपर हम करते हैं तो उसका मतलब कुछ और है। सो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का नाम से क्या समझ में आता है कि हाँ, आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसा ही आपको बजट मिलेगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? आप हमें बजट दीजिए, उसके हिसाब से हम परफॉर्मेंस करेंगे। तो दैट वाज द सिचुएशन। एनीवे, दैट इज नॉट द इशू नाउ। सो आउटकम बेस्ड बजटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट? इसको रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर दिस। एनीवे, तो दिस इज द आंसर फॉर बी। इट विल बी द राइट आंसर फॉर बी। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, और ये जो है मिसेस हिक्स ने किया था। तो उर्सुला के हिक्स, इनका काम था इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में। तो वेरी सिंपल पॉइंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वोटिंग फेज, ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है। वोटिंग के ऊपर मैंने कभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं पूरे, अगर हम 20 साल की बात करें, 20 साल में 40 क्वेश्चन पेपर में वोटिंग के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, राइट? तो मीन वोटिंग होता है, प्लूरिटी वोटिंग होता है, वोटिंग बाय फुट, ये सब भी होता है। एनीवे, सो वोटिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए पब्लिक गुड एक प्रोवाइड करना है, मान लीजिए अगर हम ये बात करें कितने परसेंट भारतीय चाहते हैं कि इंडिया में बुलेट ट्रेन लाई जाए, राइट? सो बुलेट ट्रेन लाने के लिए, मान लीजिए मैं ये बुलेट ट्रेन का योजना बनने से पहले की बात कर रहा हूं, तो कितने लोग चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन आए? या मान लीजिए थोड़ा सा और इसको रियलिटी कर लेते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि इंडिया में, दिल्ली में, या मान लीजिए दिल्ली में एयर बस आए? नाउ, एयर बस कितने लोग चाहते हैं, राइट? इसके लिए अब कॉन्सेप्ट क्या है? सभी कहेंगे वोटिंग करेंगे, सब वोट करने ही, हमें चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे कितने से चाहिए वो नहीं पता चलता, राइट? सभी कहेंगे चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैंने सर्वे किया, 100 लोगों का सर्वे, रैंडम सैंपलिंग कर लिया, उसमें से 95 लोग कहते हैं हाँ चाहिए, लेकिन इसका मतलब मुझे ये नहीं पता कि कितने इसकी वैल्यू है। So that is what the point is. It may fails to give you the efficient quantity of the public good, because the word is quantity. कितना प्रोवाइड करना है? एक बस प्रोवाइड करनी है, 2 करनी है, 4 करनी है, ये नहीं पता। हाँ, करनी है ये जरूर है, लेकिन कितनी करनी है वो नहीं पता। So इसलिए voting does not accurately reflect the magnitude benefit from the public good. तो this will be the right answer. पहले वाला आंसर क्या है इसका? ये है लॉबी करने का। लॉबी का मतलब है कि जो ये इन्फ्लुएंस लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो गरीबों का वोट खरीद लेंगे, या फिर वो लोगों को बोलेंगे कि आप हमारी बात मानिए और हमारे हिसाब से चलिए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, मैं हूं, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। कोई शक्तिशाली पावरफुल इंसान जो पावर में है, वो ऐसा करवा सकता है। पब्लिक गुड्स आर नॉट डिप्लीटेड बाय कंजम्पशन, दिस इज नॉट एट ऑल इंडीड लिंक्ड विद दिस, कैन नॉट बी हेल्ड फ्रॉम कंजम्पशन, ये भी बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल लेना देना नहीं है इस कॉन्सेप्ट के साथ। सो वोटिंग में ये होता है कि आपको इतना पता है कितने परसेंट लोग चाहते हैं, लेकिन कितना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी चाहते हैं, वो हमें समझ नहीं आती, राइट? तो ये अभी रिसेंटली मेरे लोकेलिटी में एक नया डेयरी फार्म खुला है। तो वो जब डेयरी फार्म आया, नया नया आया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साथ क्या किया कि एक क्वेश्चनियर सर्कुलेट करवाया। आपने भी देखा होगा, जब आपके लोकेलिटी में पहली बार कोई अगर नया रेस्टोरेंट खुलता है या फिर नया डेयरी खुलता है, तो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, एक फॉर्म भरते हैं। तो वहां पे क्या है, एक पॉइंट होता है कि आप डेली मिल्क कंजम्पशन कितना होता है आपके घर में, राइट? 1 किलो, 2 किलो, सॉरी 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, इस तरीके से। तो व्हाट दे ट्राइज टू डू इसकी, पहली बात डिमांड कितनी है, दूसरी बात कितना यहाँ का टारगेट ऑडियंस है, कितना यहाँ के लोग चाहते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्शन करना भी है,
तो कितना करना है, बट वोटिंग में वो सब चीजें नहीं होती है। एनीवे द आंसर विल बी डी पार्ट फॉर दिस। नेक्स्ट में चलते हैं आगे। मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका। एनीवे सो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर देखिए जो बजट में पेश कर दिया जाता है, तो डिफेंस का जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बिकॉज ये नॉन प्लान चलता है। हाँ, अगर कभी कभी जो कुछ पोर्शन है कि हाँ हम लोग कितना इस बार पीपीपी मोड में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हम लोग डिफेंस का टूल्स एंड वगैरह जो हम खरीदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खरीदेंगे, वो पीपीपी में आ सकता है, वो बजट में पेश हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कल को अगर जंग छिड़ जाए तो उसके लिए तो किसी को भी नहीं पता ना, तो इट इज बेसिकली नॉन प्लान। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सर्विस ये सब प्लान होता है, जैसे 3% ऑफ द जीडीपी विल बी एलोकेटेड टू एजुकेशन, 5% समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। नॉन प्लान में आता है डिफेंस, कुछ पार्ट इसका प्लान होता है, कुछ पार्ट इसका अनप्लान होता है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। एनीवे द राइट आंसर विल बी बी है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है और इसका मैं आज सोच रहा हूं कि इसी बारे में इसका आंसर दे ही दूं, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, तो ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर इसको थोड़ा समझना है तो इसको देखिए, y इज इक्वल टू 136 e 0.021 t। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। अगर मतलब हाँ यही क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय हो रहा है वो हमने बहुत बार किया है। So let's put the log on both the sides. So log y is equal to 136 log प्लस 0.021 t log टू द बेस e, राइट। तो ये तो कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे ये, अब इसको हम क्या करेंगे, dy बाई dt के साथ हम कर लेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें ग्रोथ रेट चाहिए, ग्रोथ रेट ऑफ y। सो ये हो गया 1/y इज इक्वल टू, इसको ये कुछ भी समथिंग कुछ आएगा तो इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज समथिंग लाइक 2.3 समथिंग कुछ ऐसा कुछ आएगा, 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इतना इसका लॉगरिथम करके कर सकते हैं, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। now the next point will be 0.021 d t by dt। तो ये तो कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये क्या है, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हाउ आउटपुट ग्रोज व्हेन टाइम चेंजेस, ये है इसका पॉइंट। अब यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट था इकोनोमेट्रिक्स को यूज करना, राइट। तो अब ये जो मॉडल है, जो हमारे पास ये मॉडल है, ये है लॉग लॉग मॉडल, राइट। ये है लॉग लॉग मॉडल। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूं, एक बार आप इस पॉइंट को देखिए। ये याद है गेट के पेपर में भी मैंने ये किया था आपके साथ, राइट। और ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि लॉग लॉग मॉडल महाराष्ट्र सेट में भी ये आया था, देन अभी रिसेंटली जो मुझे याद है शायद गुजरात सेट में भी ये आया था, वेस्ट बंगाल सेट में भी ये शायद ये क्वेश्चन था। तो ये देखिए हमारे पास जो लॉग लॉग मॉडल है वो कौन सा वाला है, ये वाला है लॉग वाला, ठीक है। बिकॉज हमने जब इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया दिस प्लस ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, लॉग ऑफ कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट। ये वाला जो है ये हमारे पास आया 0.021 टी, राइट। अब देखिए ये बीटा 1 एक्स के साथ मैच कर रहा है, यानी कि यहां पे इसका मतलब क्या है, 1% चेंज इन दिस विल लीड टू 100% चेंज इन y। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया है। सो दिस इज द ग्रोथ रेट, तो इट इज 0.021 into 100 will be 2.1% change in the economic growth। So अब चलते हैं पीछे की तरफ। This will be the answer for this question। कैसा लगा? Is it clear? Understood? ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया हमने इसको? ये सिंपल हमने जैसे नॉर्मली सोलो मॉडल में भी हम करते हैं, द सेम पॉइंट इन दिस केस ऑल्सो वी हैव डन दिस। लॉगरिथम लेने के बाद ग्रोथ रेट निकालने के लिए लॉग लॉग मॉडल में हमने ये कर लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ लिन लॉग मॉडल है, राइट। लिन लॉग मॉडल का मतलब क्या हुआ कि वी हैव लॉगरिथम ऑन वन साइड बट ऑन द अदर साइड वी डोंट हैव लॉगरिथम। ये वाला देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल वाला हमारा पॉइंट चलता है जो कि नॉर्मली हम ओएलएस या इकोनोमेट्रिक्स में जो हम यूज करते हैं, दिस इज द लीनियर मॉडल, राइट। ये वाला जो है ये है लॉग लिन मॉडल, ये वाला जो है ये लॉग लॉग मॉडल है, बिकॉज दोनों की तरफ में यहाँ पे लॉग आता है, ये भी लॉग है ये भी लॉग है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है, जो चेंजेस है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। बिकॉज इलास्टिसिटी को अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो इट कैन बी प्रेजेंटेड एज डी लॉग अपॉन डी लॉग, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, लॉग अपॉन लॉग के रेशियो में लिख सकते हैं। ये डिमांड इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला हो सकता है, डी लॉग अपॉन डी लॉग, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज आंसर बी। आंसर बी क्या है इसका,
इट इज 2.1, हाँ वही है, चलो ठीक है, मेरा आंसर गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज नॉट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर बेसिकली यू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टी डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये वाला सारे के सारे हैं, बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये तो हलवा क्वेश्चन है, अब सभी को पता है कि आर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, राइट, वेयर एज आर स्क्वायर यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो स्केल पे अगर फर्क पड़ेगा तो आर स्क्वायर पे फर्क पड़ेगा, right? It is dependent on scale and it is independent on origin, whereas correlation coefficient जो है it is independent of origin and scale। तो मैंने दोबारा बता देता हूँ, origin का मतलब होता है जब हम all the items चाहे x and y दोनों को ही, जो all the items को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं विद द सेम कांस्टेंट टर्म k, और 5 और प्लस 10 और माइनस 10 जैसा भी आपको करना है, तो इसकी वजह से क्या होगा, r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से स्केल का मतलब है जब हम x और y के सारे एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बाय द सेम टर्म, उससे भी r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट द एंटायर स्टोरी। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इसका आंसर तो सी हो जाना चाहिए। यस, इट इज सी। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लगी। मैंने पहली बार आपको बताया कि 2016 के इस पेपर में कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, राइट। गलत भी है, आंसर भी गलत है, ऑप्शंस भी गलत हैं। मैं 2-3 तो ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। ये इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन है जो गलत है, राइट। अब इसमें देखिए नॉट सेटिस्फाई बोला है जब दो इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों के बीच में डिसजॉइंट सेट है, बेसिकली दे आर डिसजॉइंट सेट, राइट, दे आर डिसजॉइंट सेट। सो यहां पे दिस इज राइट, राइट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी हैज ऑलरेडी हैपन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी सही है। अब ये वाला कोई इसका साइन इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है, राइट, इसका साइन इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है। सो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, and probability of A intersection probability of B is equal to probability of A into probability of B। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो कॉमा है, ये कॉमा का मतलब क्या है, राइट। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। यहां पे मुझे तो इसका सही आंसर नहीं मिल रहा है, हालांकि ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं कि क्या दे रखा है आंसर। ऑफिशियल आंसर की में डी दे रखा है, तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, राइट। तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, और ये ऑप्शन भी मुझे ये कॉमा वाला समझ नहीं आया। तो मैं अगर होता तो मैं इसको कुछ जय माता दी करके आता, अगर ये पेपर मैं दे रहा होता तो, राइट। एनीवे, नेक्स्ट पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको कुछ मिलता है इसके ऊपर कि सर नहीं क्वेश्चन सही है, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूं और बाकी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं कि नहीं ये सही था। डू प्रोवाइड मी द सोर्स ऑल्सो, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, stratified random probability based sampling, coefficient of association is basically association analysis of attributes, chi square attributes में देखते हैं, observe minus what do you say expected, mean greater than mode is positive skewed, अगर mean less than mode है तो negative skewed। अब ये आंसर मुझे मैच करना पड़ेगा, किसके साथ करें, तो it is 3, then it is 4, then it is 2, then it is 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये वाला होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, यस डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नाउ द पेपर 3 स्टार्ट्स। ओके, सो इसका थोड़ा याद रखिएगा, पेपर 3 स्टार्ट्स यहां से कर रहे हैं हम लोग। अब फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया जो है 37 ईयर्स ऑफ 37 साल का एक ऐसा विंडो मिला है जिसमें इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रही है, यानी कि अभी हम उस जगह पे हैं। ये 2055 तक चलेगा, राइट। 2005 2015-16 में शुरू हुआ था, ये 55 तक चलेगा। और इसका मतलब क्या है कि किसी और कंट्री को इतने लंबे समय तक नहीं मिला है। ये तभी होता है जब बर्थ रेट कम हो चुकी है, फर्टिलिटी रेट कम हो चुकी है। और फर्टिलिटी रेट अभी जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से, जो अभी हमने रिसेंटली पेड कोर्स में किया भी था, इसके हिसाब से इट इज बिलो 2 लेवल,
राइट। तो एक्चुअली टोटल जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो इट इज 2.1, राइट। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में द फर्टिलिटी रेट इज बिलो 2.1, दैट इज हम लोग, और हमारे यहाँ पे बर्थ रेट और कम हो चुकी है। एनीवे तो डिविडेंड का मतलब है, फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि वर्किंग एज ग्रुप में जो लोग हैं, राइट, वर्किंग एज की बात कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा होंगे, राइट, जो कि 15 प्लस से लेके 64 ये लोग ज्यादा हो जाएंगे, और बाकी पॉपुलेशन जो है वो उसके मुताबिक, राइट। इसके लिए ये कब होगा, जब गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट ज्यादा करेगी, सभी लोगों के पास नौकरी होगी। अगर मान लीजिए लोग तो हैं जो 15 से लेके 64 साल के उम्र के बीच में लोग हैं, वो तो है, लेकिन नौकरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, स्किल सेट नहीं आता, टेक्निकल नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बर्डन हो जाएगा, वो डिविडेंड नहीं रहेगा, वो नुकसान होगा हमारे लिए। इसीलिए देखिए, अब मद्देनजर रखते हुए आप देखिए एनईपी आ चुका है 2020 का, राइट। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मैपिंग, स्किल डेवलपमेंट प्लान चल रहा है, स्किल मैपिंग प्लान चल रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा यूजीसी ने क्या किया, जो 4 साल का 4 इयर्स का यूजी प्रोग्राम बना दिया जाएगा, 1 साल के इसके बाद ही अगर आपके 7.5 है तो आप पीएचडी में डायरेक्ट जा सकते हैं विदाउट डूइंग एमए और एमफिल। तो ऐसी चीजें और भी की जाएंगी रिसेंटली बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड को पाने के लिए, इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इट्स सी, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द जनरल फर्टिलिटी रेट। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा अपने टिप्पणी कर देता हूं। ये क्वेश्चन आज से पहले, इस पेपर से पहले 3 बार आया था या 2 बार आया है, राइट। एक बार इसका आंसर गलत है, दूसरी बार इसका आंसर सही है। शायद 2012 में या फिर 13 में ये क्वेश्चन आया था, या फिर 18 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसका आंसर गलत था। हालांकि 16 में इसका आंसर सही दे रखा है। मेरे हिसाब से इट शुड बी द पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी। एक्चुअली ये जब मैं पेड कोर्स में करवाता हूं तो 2 बार ये आता है क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका आंसर गलत है। इट इज अ पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ये क्या है। सो अगर हम इसके बारे में बात करें, दैट इज अ जनरल फर्टिलिटी रेट। इट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं ताकि ज्यादा बात कर सकूं मैं, एंड अपॉन द नंबर ऑफ mid-year female in the age group of 15 to 49, right, during a year। अगेन मिड ईयर एज है तो वो 15 to 49 होगा। इसमें क्या मतलब है कि टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास एक साल में, इन अ रीजन, एक जगह में। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही पॉपुलेशन है जो कि फीमेल पॉपुलेशन है 15 to 49 की, मान लीजिए 100, या मान लीजिए 10, मान लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब इन 10 में से जो है मान लीजिए फोर गर्ल्स आर कॉलेज गोइंग गर्ल्स और स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट येट मैरिड, ठीक है, और 3 की शादी हुई है, राइट, जिनके 2-2 करके बच्चे हैं, तो मान लीजिए 6 बच्चे मान लेते हैं यहाँ पे, और बाकी 3 ऐसे हैं जिनके 1-1 बच्चे हैं, राइट, एक है। तो ये हो गया हमारा 10 का सैंपल पूरा। अब यहां पे नीचे हम लिखेंगे 10, ऊपर क्या लिखेंगे 6, 9। अब इसका मतलब आ गया ये, यानी कि ऑन एन एवरेज इन 10 महिलाओं ने 9 बच्चे दिए। ये है इसका मतलब, दिस इज अक्रूड इन नेचर, राइट, क्योंकि यहां पे ऐसे 4 लड़कियां हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई है, बट दिस इज गिविंग यू अ पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी की जितनी भी जो जनता है, जो नीचे जो जनता है, दैट इज द मीडिया फीमेल पॉपुलेशन, ये पोटेंशियल है, राइट। इन द ईयर, फ्यूचर ईयर, दे विल बी गिविंग बर्थ टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टू विल बी गिविंग बर्थ टू द चिल्ड्रन, राइट। तो इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल के पीरियड में दे विल बी गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। तो ये है पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी अभी तक, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट द एक्चुअल, इट इज द पोटेंशियल, राइट। ओके, क्लियर है इस दिस पॉइंट को? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे दिस शुड बी बी आंसर। इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जहां पे भी आएगा इसका आंसर पोटेंशियल मेजर होगा, कहीं और चेंज मत कर देना इसको। Which among the following curve is used to depict the long run behavior of the population growth? Long run population is basically logistic curve, जो कि हमारे बिल्कुल इस तरीके चलता है। तो ये बिल्कुल ऐसे करके लॉजिस्टिक कर्व है। लॉजिस्टिक वर्ड क्यों आया है? बिकॉज इट इज लाइक द
लॉजिट एंड प्रॉबिट मॉडल के ग्राफ के सब चलता है, 0 से लेके 1 के बीच में, या तो है या तो नहीं है, ये सब चलता है। और इसमें हम बहुत सालों का लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग हमने किया 1600 साल से, 1600, 1700, 1700 साल, 1800 साल, 2000 साल, 2020, 30, 2000, 3000 साल तक हम इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं, या 2500 साल तक लिख सकते हैं। तो ये इज अ लॉजिस्टिक कर्व, वॉलहर्स्ट ने दिया था, ये इसका नाम है, वॉलहर्स्ट ने ये ग्राफ दिया था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, इट शुड बी आंसर बी। नेक्स्ट, अमंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया वी में इंक्लूड। अब देखो ये क्वेश्चन आता है 2016 में, अगर ये मान लीजिए कहीं बात कर रहे हो तो 1950 की बात कर रहे हैं, 1980 की बात कर रहे हैं, या उस टाइम तक की दशक की बात करते हैं, तो हम यहां पे जरूर बोलेंगे कि भाई लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो फॉर देम उनको लगता है कि एक और बच्चा हो जाए तो अर्निंग हैंड हो जाएगा, एडिशनल अर्निंग हैंड हो जाएगा, राइट। ये मैंने आपको बताया भी था कि हाउ दिस इज बेसिकली क्या कहते हैं, पेरेंटिंग कॉस्ट, अफेक्शनेट्स कॉस्ट, राइट। तो वो किस तरीके से इसमें कांस्टेंट रहता है या वो किस तरह से बढ़ता है, अप ब्रिंगिंग कैसा होता है। हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पेरेंट्स, डेफिनेटली ये इनके दिमाग में बात आती है कि चलो ठीक है, अगर 6 बच्चे होते हैं तो 4 तो हमारे साथ आगे रहेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द क्रूड नेचर, बट आई हैव टू सी से, इसलिए मैंने आपको बताया। प्रिविलेंस ऑफ अंडर एज मैरिज आज के डेट में ज्यादा नहीं है, राइट। और अगर है भी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी वजह से वाइड स्प्रेड हाई बर्थ नहीं है, राइट। ये छोटा सा है, है मतलब इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट टू गिव इम्पैक्ट टू द हाई बर्थ रेट। हाँ, 50 के दशक में होता, 1950 के टाइम में, तो ये फिर भी हम कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है। एडवर्स सेक्स रेशियो, बिल्कुल डेफिनेटली यस, बिकॉज ऑफ द अनड्यू व्हाट यू से द प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, उसके लिए, तो ये भी है। सो आई विल गो विद 1, 2 एंड 4 ऑप्शंस। प्रिविलेंस अंडर मैरिज आई विल नॉट से, सो 1, 2, 4 ऑप्शंस, 1, 2, 4 ऑप्शन, 1, 2, 4 ये आंसर आना चाहिए। यस, 1, 2, 4 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। 1, 2, 4, 1, 2, 3, ओके, नहीं, बी आंसर होना चाहिए। लेट्स सी आंसर क्या है इसका। ओ माय गॉड, इसका डी आंसर कैसे हो गया। अंडर मैरिज तो है नहीं आज की डेट में, इट शुड बी रॉन्ग, राइट। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर होना चाहिए ये, अंडर एज मैरिज इज नॉट प्रेवलेंट टुडे, और 2016 में भी नहीं था, तो आई मे रिगार्ड दिस एज इनकरेक्ट अगेन, राइट। डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इट शुड बी बी ओनली, राइट। एडवर्स सेक्सेशन इज वन ऑफ द आंसर, एंड प्रेवलेंस नहीं है। चलिए, मेरा आंसर इसके लिए बी होगा, नॉट डी। अच्छा, अभी कल जो आने वाला है उसको पहले मैं बता देता हूँ। कल जो आने वाला है वो वाटर डे आने वाला है, तो मुझे 22 मार्च का मुझे सही से याद है, राइट। अब बाकी मैं मैच करूंगा। इन्वायरमेंटल डे कौन सा होता है, 15 जुलाई, नहीं 15 जुलाई तो पॉपुलेशन है। वाइल्ड लाइफ हो गया 3rd, ये 5 जून होगा, तो ऐसे कुछ होना चाहिए। देखते हैं अब आगे इसको, इट इज 2nd, 3rd, 4th, 1, 2nd, 3rd, 4th, 1। मेरा ये गलत हो सकता है, राइट, बट एनीवे मैं लेट मी गो फॉर दिस, 2nd, 3rd, 4th, 1, लेट्स सी दिस। इतना मुझे पता है, कल वाटर डे है। अरे इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ही नहीं डाला मैंने। एनीवे एक बार चेक कर लीजिएगा। द कोर्स थ्योरम सजेस्ट दैट द प्राइवेट नेगोशिएशन विल लीड टू करेक्शन ऑफ द मार्केट फेलियर व्हेन only few people involved, get the assumptions आगे कोर्स थ्योरम के। property rights are clearly recognized and clearly defined, negotiation costs are low, yes definitely, people having asymmetric information नहीं, people have complete information, दोनों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि उसने मेरा कितना नुकसान किया और उसके उससे क्या नेगोशिएशन करना है। सो इट इज 1, 2, 3, अगर ये सही से डिफाइन हो जाता है तो पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से हमने एक्सटर्नलिटी हटा दिया, और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पॉल्यूट कर रहा है और कौन सह रहा है। तो आई विल से 1, 2, 3, 1, 2, 3 मस्ट होल्ड, दिस इज ए, राइट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, इट इज ए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, अब ये देखिए, ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो था 2016 में 17 में लाया गया था, राइट। 17 में आया था शायद ये, और नहीं 16 में ही आया था, अरुण जेटली जी ने दिया था ये, एक सेकेंड। तो दिस वाज आई थिंक 1 मार्च में था ये, बजट पेश किया था 2016 का, 1 मार्च 2016 को।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो था वो लगाया गया था, एंड दिस वाज ऑन द मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, राइट। तो जितना मुझे याद है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, मतलब टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर था ये, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी जिनका लेस देन 1200 सीसी का इंजन है, 1200 सीसी का इंजन है, उन पे लगेगा 1%। जिनका डीजल है, डीजल इंजन जो है, जिसका 1200 सीसी से कम है इंजन की कैपेसिटी, उनको मिलेगा 2.5%। और जिनका डीजल है लेकिन 1200 से ऊपर सीसी है, उन पे लगेगा 4%। अच्छा, ये पैसा जो कलेक्ट होता है, ये पैसा कलेक्ट करने के बाद ये सीएफआई पे नहीं जाता है, इस बात का याद रखिएगा। ये सेस का पैसा है, सेस का पैसा है, जनरल फंड नहीं है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, राइट। इसी तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रा सेस या एजुकेशन सेस, इंफ्रा सेक्स, ये सारा का सारा जो है पॉइंट, ये कहां जाएगा, ये जाएगा स्पेसिफिक फंड में, स्पेसिफिक फंड में। तो उस फंड से पैसा निकाल के गवर्नमेंट जो है उसको आगे उसको पूरा करने के लिए करेगी, बिकॉज सेस का मतलब है सरचार्ज ऑन टैक्स। क्या मतलब है? सेस का मतलब है सरचार्ज ऑन टैक्स, सरचार्ज ऑन टैक्स, राइट। अब सरचार्ज ऑन टैक्स का मतलब क्या हो? टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगना। अब ये जो पैसा कलेक्ट किया गया है, ये है स्पेसिफिक फंड के लिए, इसको डाल दिया गया उस फंड में, और उसकी उसी के लिए उसको यूज किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, राइट। तो दिस इज बेसिकली द आंसर विल बी मोटर व्हीकल। आई होप कि ये सही से आपको आंसर दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, इट इज सी। मेरी थोड़ी सी मेमोरी पावर शार्प है, ओ माय गॉड। SLR can be defined as excess reserves plus investment in government securities plus current account balance अपॉन L, राइट। तो ये है सारा का सारा ऑप्शन। आई थिंक मेरे ख्याल से दिस इज द क्लियर कट डेफिनेशन। एसएलआर की जो मिनिमम डेफिनेशन है या मिनिमम जो रेट है वो था पहले 40% और 25%, जो कि बीच में चेंज भी किया गया। अभी के डेट में इट इज 0% और 40% इज द मैक्सिमम। अभी 18% इज द एसएलआर, राइट। दिस इज द मैक्स, दिस इज द मिनिमम। 17 में हटा दिया गया था, 2017 में ये हटा दिया गया था, और 18% अभी भी चल रहा है एसएलआर। ये अभी रेट उन्होंने फिक्स किया हुआ है, आरबीआई ने 18% पे किया हुआ है। एनीवे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सी इसका आंसर है। ओके, विच, ये देखो ये क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई? मनी सप्लाई में इंक्रीज कब होगा? तो लेट्स सी द परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। जब पब्लिक से सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीद रही है, सो मान लीजिए आरबीआई ने पब्लिक से क्या किया, बाय किया सिक्योरिटीज। तो बाय किया तो पैसे देंगे इसको, तो रुपी की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यस, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, राइट। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक्स बाय पब्लिक, जब पब्लिक ने करेंसी डिपॉजिट किया, सो डिपॉजिट करने से नहीं होगा, डिपॉजिट के साथ साथ लेंडिंग भी करना पड़ेगा। क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट्स व्हेन द बैंक्स लेंड द मनी, राइट। डिपॉजिट करने से नहीं होगा, तो डिपॉजिट करने के बाद सीआरआर एसएलआर भी तो आते हैं, वो पॉइंट इसमें डिस्कस नहीं है, तो ये नहीं होगा। वेरी वेरी यूनिक पॉइंट इज दिस। बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, अच्छा ये कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई, आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया। अच्छा, बोरो करने का मतलब है कि पैसा आरबीआई ने प्रिंट किया और सीजी को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, यानी कि दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू मनी सप्लाई। आरबीआई ने प्रिंट किया सिक्योरिटी इन दिस केस, राइट। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, पब्लिक को जब हमने सिक्योरिटी सेल किया तो इससे क्या होगा? पब्लिक ने रुपए हमें वापस किया और हमने सिक्योरिटीज लिया। पब्लिक ने पैसा देके सिक्योरिटी खरीदा, राइट। दिस इज द पॉइंट, मनी सप्लाई फॉल्स। तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक मेरे हिसाब से आई शुड बी गोइंग विद सी, राइट। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। यस, देखते हैं आंसर। यस, सी, सी। नेक्स्ट
द बैंक्स विच आर इंप्लीमेंटिंग द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बेसिकली कमर्शियल भी है, रूरल बैंकिंग भी है, रीजनल रूरल बैंक्स जो है, ग्रामीण बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। तो ये तीनों के तीनों बैंक्स इसके अंदर काम करते हैं। इट इज नॉट ओनली कि हाँ ग्रामीण बैंक काम करेगा, ये तीनों के तीनों 3 टियर में काम करते हैं ये। सो कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ओनली ओनली ओनली, पहले सारे के सारे ओनली काट दो, आंसर यही होना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। जहां पे ओनली लिखा है वो दिमाग खराब करने के लिए लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। डी, which of the following is generally called as the aggregate monetary measure? It is called as M3. ब्रॉड मनी को हम कहते हैं AMR, राइट? सो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं, तो इट शुड बी M3। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, नोट से भी ये आते हैं बहुत क्वेश्चंस। The trader reduces the risk of loss in currency fluctuation through which of the following? Currency loss यानी कि basically they are trying to protect themselves. It is the hedging, right? हेजिंग इज द आंसर है, स्पेकुलेशन नहीं है, राइट? हेजिंग है। आर्बिट्रेज यहां पे नहीं हो सकता, बिकॉज आर्बिट्रेज में जहां से सस्ता है वहां से उठाया और वहां से खरीदा, और जहां पे महंगा है वहां पे बेचा, वो चीज है। तो इट इज द फॉरवर्ड एंड हेजिंग मार्केट में हम ये करते हैं, तो इट इज दिस। अगर डेप्रिसिएशन हो जाए या फिर उस टाइम तक एप्रिसिएशन हो जाए, हेजिंग जो है वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों के लिए काम कर सकता है। ये देखो आ गया क्वेश्चन। ओरिजिनली द मैक्सिमम द मिनिमम लिमिट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन इंडिया वाज 40% एंड 25%, जो अभी हो गया है 40% एंड 0%। 2017 में इसको रिड्यूस कर दिया गया था, और अभी जो है लास्ट 5-6 साल से 18% पे कायम है एसएलआर, राइट? अभी एसएलआर जो है 18% है। हालांकि अगर गवर्नमेंट आरबीआई चाहे तो इसको 40% कर सकती है, और चाहे तो 0 भी कर सकती है। इसका आंसर बी होना चाहिए, यस। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी? सबसे पहली बात याद रखिएगा, उर्जित पटेल कमेटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है यहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं वो अच्छा एक बार चेक करिएगा, जितना मुझे याद है, अगर हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं इधर, कि उर्जित पटेल कमेटी के बाद हमने सीपीआई को मान लिया था, ऐसा कुछ था, या डब्ल्यू, ये 2015 की बात थी। 2015 में या तो नहीं, वो रघुराम राजन था, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उर्जित पटेल कमेटी के, ठीक है। इट इज द, हमें फिस्कल डेफिसिट कम करना है, ये सही है। इन्फ्लेशन अकर एट 4% ±2%, इसका टॉलरेंस लेवल रहेगा, यानी कि 2%, 4 में से 2 हटाया तो ये, और 4 में हमने 2 ऐड किया तो 6। अगर इन्फ्लेशन इंडिया में 2 से लेकर 6% के बीच में है तो आरबीआई का एकोमोडेटिव स्टैंड होगा, यानी कि उसको फिट करने के लिए होगा। अटैकिंग मोड पे तब जाएगी जब आरबीआई, जब इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चले जाएगा। और ये सीपीआई का मतलब क्या है? ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट? ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द मनी एंड द कैपिटल मार्केट, ये भी ठीक था, बिकॉज लिक्विडिटी क्रंच नहीं होना चाहिए, इसी टाइम पे ये बात आई थी। पेगिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी, नो दिस इज नॉट करेक्ट। सो ये दोनों, ये तीनों 1 2 3, दिस शुड बी द आंसर 1 2 3 ए। Let's see, yes, A is the right answer. Yes, ये जो मैंने आपको बताया सीपीआई के बारे में, दैट वाज रघुराम राजन, राइट? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ओके, मॉनिटर्स डिसएग्रीड विद द फिलिप्स कर्व एनालिसिस। यस, डेफिनेटली मॉनिटर्स ने डिसएग्री किया था, बिकॉज इनके हिसाब से शॉर्ट रन में तो फिलिप्स कर्व काम कर जाए, लेकिन लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व विल बी वर्टिकल रहेगा, राइट? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन, जो कि एडब्ल्यू फिलिप्स कर्व, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व ने मना किया था। देयर इज नो यूनिक करस्पॉन्डेंस ऑफ द इन्फ्लेशन विद द अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली राइट। इसी की वजह से तो ये नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सो आई विल गो विद ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो नए लोग हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कर चुका हूं, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम केन्स की बात करें तो केन्स ने बोला शॉर्ट रन में द फिलिप्स कर्व इज लाइक दिस, राइट? और केन्स ने ही लॉन्ग रन में ये बोला था, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें मॉनेटरिस्ट की, तो मॉनेटरिस्ट की बात आती है, उन्होंने कहा था नायरू पे होगा, और यहां पे होगा नायरू पे होगा, ये भी ऐसे चला जाएगा। और अगर हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहां तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही कोई मेल नहीं खाता, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये क्रक्स में मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। क्या हो गया नवीन जी?
कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? आगे चले क्या? कुछ एनीथिंग दैट आई मिस्ड? मैंने चैट में नहीं देखा बहुत टाइम से। अगर कुछ है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कहां तक मैं जा सकता हूँ। ऊपर देख रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास नवीन जी का तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला। एनीवे फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स कंसीडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन? ये क्वेश्चन बहुत यूनिक था, राइट? ये क्वेश्चन जब मैंने देखा था पहली बार, एक बार मैंने किया था ये क्वेश्चन, तो यूनिक इसलिए है बिकॉज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जो कि केन्स ने बोला था, केन्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन बोथ ऑफ देम आर इंटरेस्ट इन इलास्टिक। क्या बोला? इंटरेस्ट इन इलास्टिक, यानी कि ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेशन का इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन ऐसे ही रहेगा। however at very high rate of interest, very very high rate of interest, these will become interest elastic। तो ये जो मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर इंटरेस्ट इनसेंसिटिव और इंटरेस्ट इन इलास्टिक, लेकिन एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे मे टर्न आउट टू बी इंटरेस्ट इलास्टिक, राइट? एनीवे, बट यहां पे पॉइंट आता है कि किसने कहा था ये चीज, राइट? तो केन्स ने इसको मान लिया था, लेकिन हर एक पॉइंट पे नहीं माना था। इट वॉज बॉमोल। बॉमोल का अगर आप देखें, जहां पे पोर्टफोलियो अप्रोच जो इन्होंने किया था, सॉरी, बॉमोल का जो बेसिकली ऑप्टिमम, व्हाट यू से, ऑप्टिमम कैश होल्डिंग कितना होगा, सो स्क्वायर रूट फॉर्मूला जो बॉमोल का था, उसके हिसाब से आई जो है वो नीचे आता है। तो दैट इज वेयर इंटरेस्ट रेट डिसाइड्स द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मोटिव, इट इज दिस। और इसी के साथ साथ एक और था जहां पे टॉबिन और बॉमोल दोनों थे। तो बॉमोल के दो थ्योरीज हैं, एक तो सिंपल वाला है जहां पे हम लोग शू लेदर कॉस्ट इसकी बात करते हैं, दूसरा वाला जो है, जो कि ऑप्टिमम करेंसी वाला था, ऑप्टिमम होल्डिंग की बात है, और दूसरा वाला था टॉबिन के साथ, बॉमोल टॉबिन अप्रोच, वो है पोर्टफोलियो अप्रोच। वहां पे भी इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है, जहां पे इंटरेस्ट जो हमारा इन्वेस्टर है वो रिस्क एवर्स है या रिस्क टेकर है, उसके हिसाब से उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, और वाइस वर्सा वो डिसाइड करता है कि वो कितना कैश रखेगा या कितना होल्डिंग रखेगा। ये फिगर कुछ इस तरह का होता है, आप लोगों ने किया है, राइट? ये यहां से ऐसा कुछ होगा कैश होल्डिंग के हिसाब से, राइट? और यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट रेट दे रखा होगा दिस टाइप का, यहां से हम यूं जाएंगे, कितना कैश होगा कितना बॉन्ड होगा ये बताएगा, राइट? दैट इज व्हाट द पोर्टफोलियो अप्रोच, वो कि बॉमोल टॉबिन का है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये स्क्वायर रूट फॉर्मूले की बात है, तो ये बी आना चाहिए यहाँ पे, यस। नेक्स्ट, दीपक पारेख कमेटी। देखिए, दीपक पारेख कमेटी 2010 में आई थी। 2010 में राकेश मोहन जी जो थे, डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, राकेश मोहन जी को यह काम दिया गया था कि भाई आप देखिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये 2010 की बात है, राइट? ये कमेटी एक्चुअली उस टाइम बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मनमोहन जी ने 2012 में ये कमेटी का हेड बना दिया, चेयरमैन बना दिया गया दीपक पारेख जी को, या पारेख जी को, हाँ पारेख, तो ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रही है, पारेख है, राइट? तो दीपक पारेख जी को 2012 में इन्होंने ये कमेटी का चेयरमैन बना दिया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो शायद अक्टूबर 2014 में इन्होंने सबमिट की थी, और इनके हिसाब से ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे इसको डेवलप कर सके। तो बहुत सारे इसमें कंडीशंस थे, जितना मुझे एक दो याद है वो ये था कि 15% ऑफ द पावर जनरेशन शुड बी केप्ट फॉर ओपन एक्सेस, सो दैट यू नो ओपन कस्टमर्स के लिए हो, ताकि उसमें कंपटीशन रहे प्राइवेट के साथ। और अभी रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में आया था कि 2021 में दीपक पारेख की कमेटी की इसके ऊपर अभी ध्यान दिया जा रहा है। 2014 में सबमिट की थी, 2021 में इसके ऊपर बात चल रही है, राइट? तो दिस इज अबाउट सजेस्ट द मेजर फॉर द फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी बनाया गया है, राइट? आईएएफ भी बनाया गया है, नेशनल हाईवे पाइपलाइन जो है वो इसी के हिसाब से बना है। तो बहुत सारी चीजें यहां से मिलती जुलती है। यस, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इट्स बी। Consider the following statement. Okay. SIC industries are defined as one whose accumulated losses in the financial year are equal to or more than 50% on its average net worth. बिल्कुल डेफिनेटली राइट है। ये 4 साल का डेटा देखा जाता है। 4 साल में उसका व्हाट इज कमीशन ऑन
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सर्वे किया जाता है और 4 साल के तक उसको देखा जाता है कि अगर उसका नेटवर्थ का भी 50% उसको नहीं मिल रहा है, 50% से भी कम, 50% से भी ज्यादा उसको लॉस हो रहा है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, 4 साल तक देखने के बाद उसको रेकमेंड कर दिया जाता है दीपम के पास। दीपम रेकमेंड करती है नीति आयोग के साथ कि भाई इस कंपनी को सिक घोषित कर दिया जाए और इससे पैसा जो है इसको लिक्विडेट कर दिया जाए, इसको प्राइवेट के पास बेच दिया जाए और वो जो पैसा है वो चला जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और वेलफेयर स्कीम्स को करने के लिए। तो ये सही है। दिस इज इसमें एक एडलवाइजरी कमेटी भी आती है जो कि दीपम का साथ देती है एसेट मैनेजमेंट करने के लिए। द गवर्नमेंट सेटअप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987, बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, ये दोनों के दोनों ही ठीक है, राइट। तो आई विल गो विथ 1 2 1 2, ये वाला सही होना चाहिए। सी आंसर शुड बी राइट, आंसर नंबर सी। लेट्स सी, यस इट्स सी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या है? हाँ, ये तो नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए अब ये जो था वो था, राइट। अभी तो देखो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि हमेशा कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज्यादा होता है नंबर 1, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, उसके बाद ये नंबर 3 होगा, नंबर 4 होता है ये। तो यहाँ पे क्या बोला है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले आना चाहिए कॉर्पोरेशन, इट शुड बी 1 2 3 4, यही ऑप्शन होना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ होना चाहिए। हालांकि मेरा ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। अगर ये पेपर में इस बार आता है तो हम क्या करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए जो अभी हमारा रीसेंट डेटा के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखिए, तो इस बार का एक बहुत यूनिक सा पॉइंट आया है। इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा एक यूनिक पॉइंट आया है। वो पॉइंट क्या था कि पहली बार कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स जो है दोनों दोनों सेम हो गए हैं। तो इस बार का अगर मैं देखूं, सो सीटी हो गया है 25% और इनकम टैक्स हो गया है 25%। हालांकि जीएसटी हो गया है, इस टाइम पे जीएसटी नहीं था, जीएसटी हो गया है 29%। ये अभी का रिसेंट का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 2021-22 का ये बजटरी एस्टिमेट्स का है, ये इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है। सो 29% जीएसटी का है, 25% जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, 25% जाता है इनकम टैक्स, 15% जाता है आपके यूनियन एक्साइज ड्यूटी का और 6% जाता है कस्टम्स का, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कस्टम्स का डाल दिया हमने 6% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी का जाता है 15%। इस तरीके से इसको ऐड करने से ये पूरा का पूरा तकरीबन 100% करीब हो जाता है, राइट। तो अभी के हिसाब से याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 आएगा जीएसटी, फिर नंबर 2 में दोनों ही आ सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, और कस्टम इसके बाद है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, बिकॉज ये अभी इसको करके भी फायदा नहीं है, सीरियसली बताऊं, इसको करके भी फायदा नहीं है, इसको मुझे करने में 1% का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन से 2022 में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसमें मेरा 99% इंटरेस्ट है, राइट। इसका आंसर देख लीजिएगा, एक एक करीब उन्होंने कुछ बोला है। आगे चलते हैं। अच्छा, विच फाइनेंस कमीशन हैज यूज द फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर जो है वो 14th फाइनेंस कमीशन में आया है और ये 7.5% ऑफ द डिवैल्यूएशन दिया जाएगा। हालांकि ये 7.5 जो है अब हटा दिया गया है, 15th फाइनेंस कमीशन उसको हटा दिया गया है और इसको जोड़ के 10% बना दिया गया। यस, जोड़ के 10% बना दिया गया। देखिए आप यहाँ पे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 14th फाइनेंस कमीशन है, ये 15th फाइनेंस कमीशन है। ये है फॉरेस्ट कवर जो 7.5 का था, इसको हटा दिया गया और अब क्या कर दिया गया है, एरिया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को पहले 0 था उसको बना के 10% कर दिया गया है। तो ये पॉइंट एक याद रख लीजिएगा, बिकॉज यही डिवैल्यूएशन का है कि कैसे कैसे करना है। एक तो ये कम हो गया है 1971 की पॉलिसी को देख के, पॉपुलेशन को देख के अब हम डिसाइड नहीं करते, 15th फाइनेंस कमीशन डिसाइड नहीं करता है। यहां पे डेट गलत है बिकॉज ओरिजिनली दिस वाज दिस, बट अभी ये 2021 से लेके 26 तक का चल रही है, ठीक है। तो इसका 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम क्या है, पहले था 2020 से लेके 2025, लेकिन अभी क्या है 2021 से लेके 2026, एक साल कोरोना की वजह से इसको डिले कर दिया गया है। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। डेफिनेटली पहला वाला क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर हाँ, पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर इंस्पेक्शन, फिर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये होता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसका आंसर राइट है। आई विल गो विद ए एंड ट्रू, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। आई थिंक डी आंसर होना चाहिए, यस डी इज आंसर।
नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि कब किसने क्या कहा, राइट। दांडेकर एंड रथ, थोड़ा सा इसको याद करते हैं, रुको। 1970-71 में इन्होंने कहा था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट सिस्टमैटिक अप्रोच, राइट, फर्स्ट सिस्टमैटिक अप्रोच 1971 में किया गया था दांडेकर एंड रथ के द्वारा। 1960-61 का सैंपल डेटा काम करके लिया था इन्होंने, 1971 में लिखा था इन्होंने। और इनके हिसाब से 2250 कैलोरीज होनी चाहिए फॉर रूरल एंड अर्बन, राइट। इससे नीचे होगा तो वो रूरल या अर्बन पुअर कहलाएगा, दोनों के लिए एक ही था। वर्धान जी का जो था वो 1974 में था, राइट। और इनके हिसाब से इट वाज रूरल का ₹15 पर कैपिटा पर मंथ एंड अर्बन का ₹18 पर कैपिटा पर मंथ था, राइट। मिन्हास का भी 1974 था और इनका भी सेम ही था, इन्होंने भी सेम माना था, 15 और 16 के हिसाब से ही माना था इसको, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आलूवालिया थे, राइट। आलूवालिया का भी पॉवर्टी का एस्टिमेट था, लेकिन आईजे आलूवालिया मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं। मैंने सुना है मोंटेक सिंह आलूवालिया जिनका पॉवर्टी में एस्टिमेट्स में काम था, राइट। तो आईजे आलूवालिया नहीं है, बहुत कंफ्यूज करके रखा है यहाँ पे। आईजे आलूवालिया जी का भी जो था वो भी 1974 में ही आया था, राइट, 74-75 में ऐसा कुछ आया था। तो ये सारे के सारे ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, करेक्ट आंसर कौन सा है कि इनमें से किसने काम किया था। ठीक है, तो दांडेकर, रथ, पीके वर्धन, मिनास, आलूवालिया एमएस वाले हैं, ये वाले आईजे वाले नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 ये होना चाहिए आंसर। देखते हैं सी, लेट्स सी द आंसर, यस सी। देखो कितना कंफ्यूज करके रखा है, आलूवालिया नाम जानने से भी नहीं होगा, एमएस आलूवालिया पूरा का पूरा जानना पड़ेगा, राइट। Who among the following is associated with the theory of optimal taxation? Theory of optimal taxation में दो लोगों का नाम आता है, रामसे एंड जॉर्जी मैंकी, राइट। तो ये दोनों है, बाकी नहीं है ऑप्टिमल टैक्सेशन में। नेक्स्ट आते हैं, रामसे का इनवर्स रूल आता है इसके अंदर। टू रीच एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट लेवल द साइज ऑफ एन एक्साइज टैक्स इम्पोज्ड ऑन द फर्म जनरेटिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी शुड बी efficient output level the size of the excise tax imposed on a firm। अच्छा, एक नेगेटिव एक्सटर्नल पे कितना होगा भाई, जितना दोनों के बीच में डिफरेंस है, सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट के बीच में जितना डिफरेंस है उतना लगा दो। दिस इज द आंसर, द डिफरेंस बिटवीन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, इतने से ही तो हम उसको टैक्स लगाएंगे, पिगुवियन टैक्स कहते हैं इसको हम। ये जो लगेगा इसको हम बोलेंगे पिगुवियन टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सी, ओके। Which among the following is the reason for the convergence exhibited by the solo growth model? Solo में absolute convergence and conditional convergence. Conditional convergence क्यों था? Same population, same ये. Yes, it will be neutral technical progress. Neutral technical progress की वजह से ही convergence होगा. Yes, labor augmenting, right? It is right. देखते हैं C answer is right. Who among the following economists? Yes, let me just see this. Who among the following economists was not concerned with the problem of surplus labor? I think it was Mill, Gustav Ranis and Faye था, नक से भी तो नहीं था। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये दोनों चल सकते हैं, नक से I think not very sure. Was not concerned with the problem of surplus labor. गुस्ताव रानीस ने दो स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, सरप्लस लेबर के बारे में तो इन्होंने कहा था, राइट। इन्होंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर विल बी प्रोवाइडिंग द सरप्लस लेबर टू द इंडस्ट्री, राइट। ये तो पॉइंट था इनका, लुइस ने भी कहा था। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ये शायद क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव टू सी एंड थोड़ा सा डिग आउट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आई विल डिग आउट द आंसर, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो गुस्ताव रानी आंसर है, नहीं होना चाहिए, लुइस आंसर नहीं होना चाहिए, मिल या नक्स में से किसी एक का कंफ्यूजन मुझे लग रहा है,
राइट? आप लोगों को क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर? नहीं पूछा है तो नहीं पूछा में तो ये दोनों है ना, लुइस एंड गुस्ताव क्या तो है, नक्स एंड मिल में से कोई एक है। आई हैव टू सी दिस, राइट? आई विल टेक एक बार इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर ढूंढ के निकालता हूं मैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या दे रखा है? बी, गुस्ताव रानी सल्फे। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत लग रहा है। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने आंसर दिया ये। ओके, लेट मी सी दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज गुस्ताव रानी एंड फेई ने एग्रीकल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डोमिनेटिंग कहा था कि एग्रीकल्चर जो है वो वेज गुड तो देता ही देता है, सरप्लस लेबर भी देगा, कैपिटल भी देगा फॉर इंडस्ट्री के कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जो कि लुइस ने नहीं बोला था। एनीवे, आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेंशन गुस्ताव रानीस, पता नहीं। ओके, आई हैव टू चेक दिस आउट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या करना है, लिस्ट करना है। अच्छा ठीक है, दिस इज लिस्ट 2। ओके, एग्रीगेट डिमांड ये तो हो गया आपका, सबसे पहले माइनस वाला जो है दिस विल बी एग्रीगेट सेविंग फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई दिस इज सी प्लस एस, एग्रीगेट डिमांड दिस, कंजम्पशन फंक्शन दिस, सो ये होगा सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन, सेकंड, थर्ड, fourth one. D should be the answer. Okay, okay. Yes, D is the answer. लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था? एंडो एंड मॉडगिलानी, राइट? इसको एमपीएस थ्योरम भी कहते हैं। टेब्ल्यू इकोनॉमिक यानी कि टेबल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनपुट आउटपुट का पहला रूप फ्रांसिसो क्विज ने। कैश बैलेंस अप्रोच, दिस वाज बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल, and organic composition of capital, this should be Karl Marx. So it should be 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, this should be the answer B. Let's see this. अच्छा, आंसर नहीं है इसका। अच्छा, इन द एडजॉइनिंग स्टैंडर्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन हिग्स ट्रेड, एडजॉइनिंग डायग्राम तो है नहीं इसमें, कहाँ पीछे है इसका डायग्राम, कहाँ है? ओके, अगेन आई हैव टू टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन, नो डायग्राम, आई थिंक डायग्राम छूट गया होगा कहीं। Let's see this. We'll do these questions in the next sessions now. For the Harrods model of economic growth, because इसमें क्या होता है, we in the Harrods model of economic growth we have the fixed coefficient, right? Fixity of the production function, और fixity of the production function basically आता है आपका Leontief production function. Leontief production function मतलब होता है minimum of 2k k इस हिसाब से होगा, तो फिक्स्ड कोफिशिएंट रहेगा, तो इट इज अ Leontief production function, या फिर इसको फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन ये रहेगा, इट शुड बी ए इन दिस केस। नेक्स्ट, ओके, खत्म। सो आई थिंक वेल ऑन टाइम, 3 मिनट पहले हमने खत्म कर लिया। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में लेना पड़ेगा, बिकॉज एक में तो डायग्राम नहीं था, जो कि मेरी लगता है मुझे थोड़ा सा, ये शायद जिन्होंने टाइप किया उन्होंने की वजह से छूट गया होगा, बट दूसरा आंसर जो है वो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। गुस्ताव रानीस हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द सरप्लस लेबर, राइट? एनीवे, सो इसके बाद के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ऑन यूट्यूब, आई थिंक दैट विल बी ऑन सैटरडे, राइट? और अब कल ट्यूसडे, कल वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू सीरीज, राइट? इकोनोमेट्रिक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आशा करता हूं सभी को इसके बारे में पता है, बिकॉज मैं बहुत दिनों से इसका प्रमोशन कर रहा था। दिस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सीरीज है, हर किसी के लिए है। आप आइए और इकोनोमेट्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट कीजिए। कल मैथ शुरू करूंगा 3:00 पे, राइट? तो जुड़िएगा मेरे साथ, और प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल। नवीन भाई के क्वेश्चन ले लीजिए, कहां है नवीन भाई के क्वेश्चन, दिखा दीजिए मुझे जरा एक बार। सोहिल जी, नवीन भाई के क्वेश्चंस, नवीन भाई प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कहां हैं आपके क्वेश्चंस? मैं तो पूरा ऊपर तक पूरा का पूरा मैंने स्क्रॉल कर लिया, मुझे नवीन भाई के कहीं भी क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। अगर नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, राइट? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे देता हूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा, राइट? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। See you in the next session tomorrow on Byju's exam prep app Tuesday
इकोनोमेट्रिक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मुझे बता दीजिए नवीन जी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर नीचे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दे दूंगा, जल्दी दूंगा। राइट, थैंक यू। सी यू टुमारो ऑन एट 3 PM on Byju's exam prep app and website. Bye bye, thank you.